हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। आज क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को अब रिवीजन करेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज जो है शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से। अब आपके पास जो भी टाइम है, जो भी समय है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्या करिए, बार बार रिवीजन करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। यही आपके लिए सबसे बढ़िया समय है। अब नया चीज़ पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, उससे क्या होगा, आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होगा। इसलिए जो भी आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अब चलिए रिवीजन आप लोग को क्या कराते हैं। जैसे आज का पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हमें इसमें समझना है टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। बेसिक चीज एक एक करके समझते हैं। जैसे पहले आपने पढ़ा होगा इसमें कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपका क्लियर है तो समझिए टीचिंग में कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट मीन्स क्या है, टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स अगर आप मान लीजिए प्रोफेसर है और आपके सामने कोई एक स्टूडेंट है, अगर आपने जो भी उसके सिलेबस में, जैसे बच्चा मान लीजिए बीएससी कर रहा है, अब बीएससी फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन लेता है। अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, आप एक अच्छे प्रोफेसर हो, आपको ऑलरेडी सभी इंफॉर्मेशन नॉलेज पता है। आपने क्या कर दिया, उस बच्चे के दिमाग में सभी इंफॉर्मेशन, सभी नॉलेज क्या करते हैं, आप एक प्रकार से फीड कर देते हैं उसके दिमाग में। यही प्रक्रिया जो आप करते हैं उसी बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। लेकिन इसमें जुड़ा है एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, अभिक्षमता। अभिक्षमता मतलब होता है, जैसे अगर मेरे अंदर कोई एक क्षमता है कि मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के अंदर मेरे अंदर एक स्किल है, एक कला है या नॉलेज है, अगर मैं आपको ये चीज़ें आप तक पहुंचा पाता हूं, आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन देने के अंदर मेरे अंदर कला है, उसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड अर्थात अभिक्षमता। तो अगर एक प्रोफेसर के दिमाग में सभी चीज़ नॉलेज है, नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, अगर ये सभी चीज़ें क्या करता है, इस स्टूडेंट के, विद्यार्थी के दिमाग में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन फीड कर देता है, इसी बोलते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक होता है टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते इसमें कि इसके लेवल क्या है। अब एक एक टॉपिक अगर आप लोग सिलेबस में पढ़ा होगा कि टीचिंग के लेवल क्या है, तो दूसरा इसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं टीचिंग के लेवल क्या है। लेवल, अब लेवल को क्या है, जैसे आपने देखा होगा हर एक चीज का एक बेसिक स्तर होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे कभी 12th में तो उसका 12th का स्तर था, कभी आप 11th में उसका अलग स्तर था, जब ग्रेजुएशन करते उसका लेवल पढ़ने का अलग होता स्तर। ऐसे क्या हुआ, टीचिंग का लेवल में इसको बांटा गया है, जो इसके बेसिक 3 लेवल में बांटा गया है। एक होता आपका मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा आपका होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये बेसिक इसके 3 स्तरों में इसको बांटा गया है। अभी जो 3 स्तर यहां से क्वेश्चन पूछता है, आप क्या पूछ लेगा कि मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया है और इसका बेसिक क्या मायने रखता है, ये क्यों इसका नाम मेमोरी दिया गया है। देखते होंगे जब क्लास 1 से लेकर के और क्लास 5 तक का जो बच्चा होता है, जब उसे आप पढ़ाते हैं, नए नए लेटर, नए नए अक्षर से जो भी नंबर है, डिजिट है, आप उससे क्या करते हैं, अवेयर कराते हैं, एक एक पॉइंट को समझाते हैं, तो उसके दिमाग में क्या करते हैं, एक एक चीज को फीड करते हैं, बताते हैं, एक प्रकार से परिचित कराते हैं, अब अवेयर करते हैं, जागरूकता करते हैं उसके अंदर कि बेटा ये देखो ए है, ए बी है, ए 1 है, ए 2 है, ए 3। ऐसे आप क्या करते हैं, बच्चे को लिखना, एक प्रकार से उसको लिखना भी सिखाते हैं, उसको याद कराना सिखाते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मेमोरी लेवल।
और ये कभी कल पूछता है मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो उनका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स होता है जब कोई बच्चा पढ़ना लिखना सब कुछ सीख जाता है, उसमें एक समझ आ जाती है कि अब उसे किसी भी चीज़ को परिचित नहीं होना है, अवेयर नहीं होना, बाकी ऑलरेडी सब कुछ जान चुका। अब उससे पूछोगे कॉन्सोनेंट क्या है, वॉवेल क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अब उसके हर एक चीज़ ग्रामर से लेकर के हिंदी के ग्रामर हो चाहे अंग्रेजी के ग्रामर हो, कोई भी वर्ड हो, लेटर कितने हैं, तो सब कुछ उसके अंदर क्या है याद हो गया, एक प्रकार से उसमें समझ आ गया है, सही क्या है गलत क्या है। अब वो क्या करता है, एक प्रकार से उसमें समझ आ गया है, उसी बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जो बच्चे होते हैं, आप देखिए क्लास 6 का जो बच्चा होगा लिखना पढ़ना सब कुछ उसको आ जाता है। इसी प्रक्रिया को बोला गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था मॉरिसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मॉरिसन। अगला लास्ट आपको तीसरा जो इसमें आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव मीन्स होता है किसी चीज का रिफ्लेक्ट करना। अब जैसे रिफ्लेक्ट मीन्स क्या, जब आपके अंदर एक समझ अच्छी आ गई, लेखन शैली आपके पास आ गई, बात करने की शैली अच्छी आ गई है, तो आप नया चीज़ का इनोवेशन करते हैं, नया चीज़ का खोज करते हैं। आप अपने करियर में क्या बेहतर है उसको आप सिलेक्ट करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। तो अपने अनुसार जो भी आपने पढ़ाई किया अपने लेवल के अनुसार क्या करते हैं, अपना करियर को सिलेक्ट करते हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। कोई बच्चा बीकॉम किया है तो उसे लगेगा मुझे अकाउंटेंसी बहुत अच्छी आती है, डेबिट क्रेडिट अच्छा से मैं उसको बैलेंस शीट का मैचिंग कर लेता हूँ, तो क्या होता है वो कॉमर्स ले लेता है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव मीन्स होता है, अब वो अपने आप से कोई एक नया डिसीजन ले सकता है अपने लाइफ में, अपने करियर को कैसे बेहतर करना है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। इस कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हंट नाम के एक व्यक्ति थे, HUNT हंट नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब इसके बाद इसके हमने टीचिंग के लेवल को भी पढ़ा। अगला चीज क्या पढ़ेंगे, अगला बताते हैं दोस्तों। ये आप बार बार जितना रिवीजन करेंगे, कुछ चीजें फैक्चुअल होते हैं, किसी किसी का नाम याद रखना, और यही चीज क्या होता है हमें 1-2 नंबर यहाँ से हमें मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। और जितना भी पढ़ो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस से हट के कुछ नया चीज एडवांस सीखना सीखिए, बट एक चीज है कि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई किया है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, अगला था आपका मॉडल ऑफ टीचिंग। अब मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग, यहां से भी जो है आपका क्वेश्चन पूछता है। मॉडल ऑफ टीचिंग मीन्स होता है एक प्रकार से कहते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कि ये कौन सा लेवल, इस तरीके कौन सा मॉडल है जो आप बात कर रहे हैं, कौन सा लेवल जो आप बात करें, जिससे हमने लेवल की बात की है, ठीक उसी प्रकार से एक मॉडल की बात होती है। इस मॉडल को बेसिक जो है 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। सॉरी, एक होता आपका पैडागोजी, दूसरा आपका होता है एंड्रागोजी, और तीसरा यहाँ पर आपका होता है हेटागोजी। ठीक है, चलिए तीनों बात करते हैं। 3 ही लेवल है दोस्तों, पैडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है। पैडागोजी मीन्स क्या होता है, अगर आपके सामने आ जाए कॉन्सेप्ट समझते हैं। जहां पर टीचर और स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा टीचर पर डिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट टीचर पे हमेशा डिपेंडेंट होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पैडागोजी। जैसे अब क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का जो बच्चा है तो किस पे डिपेंड है, टीचर पे। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का बच्चा जो किस पे डिपेंड है, टीचर पर। जहाँ पर जब
बच्चा जो है टीचर पर डिपेंड होता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं पैडागोजी। यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो दूरी बहुत कम होता है, कम होने का मतलब हमेशा स्टूडेंट और टीचर के बीच में हर एक टॉपिक पे कम्युनिकेशन होता रहेगा, इसी को बोलते हैं पैडागोजी। देखते हैं कि बाहर लिखा रहता है आजकल जब विज्ञापन होता है तो वहाँ लिखा रहेगा हमारे यहाँ पैडागोजी लेवल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब आपको समझ में आया, कहीं बोर्ड पे लिखा अगर मिल गया तो इसका मतलब ये है कि टीचर हमेशा उपलब्ध रहेंगे स्टूडेंट के सामने। जैसे आजकल देख तो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं कोचिंग है वो कहते हैं कि हाँ एक जो टीचर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, कभी कोई डाउट हो, कभी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कॉल करके संपर्क करिए, अपनी समस्या को पूछिए। समस्या कैसे हल किया जाए ये सारी चीज़ें कौन बताता है, एक कॉन्सेप्ट जो आपका पैडागोजी में आता है। दूसरा होता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी में क्या होता है दोस्तों, जब क्लास एक प्रकार से अगर देखा जाए 12th या 11 से 12 तक का जो बच्चा होता है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, थोड़ा सा गैप होने लगता है, थोड़ा सा गैप होना शुरू हो जाता है। जैसे गैप मतलब अब यहाँ जैसे मान लीजिए पैडागोजी में क्या था कि हर एक टॉपिक को टीचर बता रहा है, लिखाना पढ़ना सब कुछ, जैसे हमने अभी मेमोरी लेवल को पढ़ा था सेम पॉइंट वही है। और दूसरा जैसे एंड्रागोजी है तो आप क्लास 12 तक के बच्चों को रखिए, हेटागोजी को अगर आप रखना है तो ग्रेजुएशन के बच्चे को रख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग को। तो अगर देखा जाए ध्यान से देखिए जो हमने लेवल पढ़ा वही तीनों यहाँ के मॉडल की बात कर रहा है। यहाँ पर एंड्रागोजी में क्या हो जाता है, 11 से 12 तक के जो बच्चे होते हैं वहाँ पर टीचर अब बार बार उसको लिखना नहीं सिखाएगा कि बेटा ये ए है ये बी है, अब उसको ये बताएगा नहीं। अब यहाँ से वो आएगा, नोट्स उठाएगा, जो टॉपिक है उस पर लेक्चर देगा, पढ़ा के चला जाएगा। तो यहाँ बच्चे में क्या हो गया, एक एंड्रागोजी हो गया, एक प्रकार से थोड़ा डेवलप कर लिया है। अब टीचर और स्टूडेंट जो होता है दूरियां थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट डिपेंडेंट है लेकिन पूर्ण रूप से टीचर पर डिपेंड नहीं होता है। अगला बात करते हैं हम हेटागोजी। हेटागोजी मीन्स होता है जब यहाँ खुद ही से बच्चा अपना डिसीजन लेता है, खुद ही से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। यहाँ पर टीचर पे एक समझ जाइए कि 1% कहीं कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें डिपेंड होता है, नहीं तो 99% अगर देखा जाए यहाँ पर क्या विद्यार्थी स्टूडेंट क्या होता है टीचर पर डिपेंड नहीं होता है। इसको बोलते हैं हेटागोजी, जब खुद से आप अपना डिसीजन अपने करियर को लेकर के सीरियस होते हैं। जैसे हमने पढ़ा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल, वही कॉन्सेप्ट इसका मॉडल में बना दिया बस। ठीक है दोस्तों, अगला आप पॉइंट हम रिवीजन करते हैं, ब्लॉम टेस्टोनॉमी। जो जो टॉपिक में है वही बात करेंगे। ब्लॉम टेस्टोनॉमी क्या है, इन्होंने जैसे कैरेक्टर ऑफ लेवल है, एक प्रकार से कैरेक्टर को बांटा गया है कि हर एक व्यक्ति का एक चरित्र होता है, वैसे ब्लॉम टेस्टोनॉमी एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे। ब्लॉम टेस्टोनॉमी एक व्यक्ति है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्या दिया, लेवल से बांटा कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ लेता है, रोजगार भी ले लेता है, जीने खाने का आधार बन जाता है, लेकिन उसके अंदर इमोशनल नहीं है, फीलिंग नहीं है, किसी के दुख दर्द को नहीं समझता, तो एक अच्छा समाज कैसे निर्माण करेगा। आप लोग खुद देखिए, बहुत से लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उनके अंदर इंसानियत कहते भैया अब खत्म हो गया है, लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं, कोई फीलिंग कोई इमोशनल नहीं है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, एक लेवल को डिफाइन किया। गांधी जी भी इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि कोई व्यक्ति है अगर उसका दिमाग अच्छा डेवलप ठीक है, उसका हैंड मतलब एक प्रकार से रोजगार एक्शन कर रहा हो वो भी ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर इमोशनल नहीं है, हार्ट नहीं है, हृदय में एक प्रेम नहीं है, बेकार है। इसीलिए इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट को इसमें डिवाइड किया। एक होता है H फॉर HEART, हार्ट मीन्स आपका हृदय। इन्होंने हृदय के बारे में बात किया, क्या अभी बताते हैं। दूसरा आपका होता है हैंड, आपका हाथ, और हेड। हेड मीन्स आपका सिर, दिमाग, इसके बारे में बात किया। अब एक एक करके समझते हैं क्या क्या। सॉरी दोस्तों, उन्होंने पहली चीज बोला, यहां से उठाते हैं दिमाग से।
जैसे कोई बच्चा जब पढ़ता है, लिखता है, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, तो उसका दिमाग डेवलप हो गया। पढ़ाई लिखाई करने से क्या, तो आप दुनिया के बारे में, समाज के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ जाता है। और जब वो कोई रोजगार करता पढ़ाई लिखाई के बाद, मान लीजिए डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सीए बन गया, सीएस कर लिया, सीएमए कर लिया, कोई भी फील्ड में अपना करियर को बेहतर कर लिया और पैसा कमाने लग गया। चलिए भाई, दिमाग उसका डेवलप हो गया, अच्छा एनालिटिकल कर लेता है। लेकिन रोजगार के लिए हैंड मतलब प्रैक्टिस करता है, रोजगार के लिए भाई टाइप राइटिंग करता है, कलम चलाता है, कोई भी काम करता है, उसको हैंड मीन्स इसको बोलते हैं एक्शन प्रक्रिया। कोई वो कार्य करता है, वर्क करता है। जो वर्क करेगा, जैसे आपके पास दिमाग डेवलप हो गया है, लेकिन दिमाग में सब कुछ है, जब तक कि हैंड से हमने राइटिंग नहीं करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि बोला भैया दिमाग डेवलप हो गया, अब आपको हैंड मतलब आपके पास एक स्किल आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए, कार्य आना चाहिए। तो दिमाग से क्या हुआ, एनालिटिकल हो गया, हैंड्स मतलब कार्य हो गया। अब यहाँ पर बुद्धि और पैसा दोनों हो गया। क्या हो गया, हैंड दिमाग मतलब बुद्धि, विजडम आ गया। अब एक प्रकार से विजडम मैं लिख देता हूं, एक प्रकार से उसके अंदर एक विजडम आ गया, बुद्धिमत्ता आ गया। कार्य मतलब वर्क हो गया, पैसा आ गया, काम करोगे तो पैसा कमाओगे ही, पैसा आ गया, मनी आ गया। अब अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि भी है, पैसा भी है, लेकिन अगर उसके पास इमोशनल ना हो, जैसे आपने बहुत से लोगों के पास देखते होंगे, हर कदम बिजनेस की बात करेंगे, हर कदम पैसे की बात करते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास एक इमोशनल नहीं है सॉरी, इमोशनल मतलब किसी के दुख दर्द को नहीं समझने वाला है, वो व्यक्ति क्या होता है, एक प्रकार से वो बोला जाता है कि भाई तुम एक समाज की बेहतर व्यक्ति नहीं हो। समाज के बेहतर के लिए कम से कम आपके पास एक हार्ट होना चाहिए। हार्ट मीन्स ये नहीं कि हार्ट नहीं है, हृदय है, इसका ये कहने का मतलब इमोशनल होना जरूरी है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के प्रति आप इमोशनल नहीं है, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी नहीं है, तो आप कैसे समाज को बेहतर कर पाओगे। मान लीजिए कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, आप जब उसको देखते हैं तो आप फील करते हैं, हाय बाबा इसके साथ कैसे दुख हो गया, तो आपके अंदर एक इमोशनल जगता है, एक दुख, उसके प्रति एक वेदना आ जाती है, ये कैसी हादसा हो गई। अगर ये चीजें आपके पास है तो आप अच्छे समाज को बेहतर कर सकते हैं। गांधी जी ने भी इसी 3 कॉन्सेप्ट को दिया था। सॉरी। तो ये ब्लॉम टेस्टोनॉमी कभी का क्वेश्चन पूछता है कि हेड, हैंड और हैंड, इसको बोलते हैं 3H कॉन्सेप्ट। क्या है, तो यही है 3H कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है, थोड़ा तबीयत ठीक, बाकी फिर वीडियो बनाएंगे, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो कल फिर से वीडियो छोटा सा और लेके आएंगे, इसे पूरा करेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।